वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो टॉपिक है सहायक संधि, या आप कहें अंग्रेजी में सब्सिडियरी अलायंस। बेसिकली जब भी हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्य विस्तार की नीति की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण नीतियां आपके सामने आती हैं। एक है लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि, और दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति, या उसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, या उसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार की नीतियां रही अंग्रेजों की। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति जो डलहौजी की थी वो तो हम बाद में 3-4 वीडियो के बाद करेंगे। आज की बात हम कर रहे हैं सहायक संधि पर। ठीक है, या आप उसे सब्सिडियरी अलायंस कहेंगे, जिसे भारत ने एक विस्तृत रूप दिया था अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली हालांकि ये अगर देखा जाए तो इसने इस संधि को एक विधिवत और विस्तृत रूप दिया था। हाँ, लेकिन अगर हम सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि के प्रारूप को देखें तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर दी थी। हाँ, उतना विस्तृत नहीं था, हाँ, जितने विस्तृत रूप में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे सोचा था। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो कर ही दी थी, और सबसे पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले जो है ये फ्रेंच गवर्नर था भारत में, और इसी ने शुरू किया था क्या कि धन के बदले ये सेना देता था भारतीय शासकों को। ठीक है, धन के बदले सेना देता था, यानी कि सेना से मदद कर दी, फ्रांसीसी सेना से मदद कर दिया। ये भी यूरोपियन थे तो एक तरह से यूरोपियन सेना अपनी दे दी और उसके बदले पैसे ले लिए और इस तरह से मदद कर दी। ठीक है, और डुप्ले के बाद भी जो देखेंगे आगे रॉबर्ट क्लाइव जो है, हाँ, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन लोगों ने समय समय पर लगभग इससे मिलती जुलती जो संधियां थी वो की थी यहाँ पर। लेकिन जितने विस्तृत रूप में हम अध्ययन करते हैं या देखते हैं सहायक संधि को, हाँ, वो विस्तार देने का काम किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि गवर्नर जनरल बनकर आया था 1798 में भारत में। ठीक है, अब सहायक संधि की अगर हम बात करें तो सहायक संधि क्या था। ठीक है, पहले हम सहायक संधि को समझ लेते हैं, लिखेंगे अभी बाद में सहायक संधि को, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि क्या क्या था सहायक संधि में, उसको बाद में लिखेंगे। पहले इसको समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि जब लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आता है तो भारत में की क्या परिस्थितियां हैं। इसको देखिए, खाली समझ लेना कि सब्सिडियरी अलायंस क्या है ये कोई खूबी नहीं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है, ताकि जब भी आपको लिखने के लिए आए तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो इस टॉपिक को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर। तो गहराई से किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को समझना जरूरी होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर सब्सिडियरी अलायंस की बात करें तो एक तरह से वेलेस्ली ने यह सोचा था कि हम भारतीय शासकों को अपना सहायक बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे उसकी नीति ये थी कि सहायक की आड़ में, उनको सहायक बनाने की आड़ में उनको अपने अधीन कर लिया जाए। और इसमें होता क्या था, देखिए, जैसे ब्रिटिशर्स हैं यानी कि अंग्रेज हैं, इंग्लिश हैं, तो इंग्लिश और किसी भारतीय राज्य के साथ सहायक संधि हो गई, ये राज्य हो गया इसके साथ और इसके साथ सहायक संधि हो गई अंग्रेजों की। तो फिर इसमें होता क्या था, देखिए अभी सिर्फ समझिएगा, लिखवाऊंगा, सारे चीज़ों को लिखवाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब वेलेस्ली 1798 में आता है उस समय भारत में परिस्थितियां क्या है, किस सिचुएशन में वो आता है और आगे क्या होता है, विश्व की परिस्थितियों को भी देखेंगे, और फिर हम इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखेंगे सहायक संधि को, और फिर हम इसके जो
पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अंग्रेजों के लिए और निगेटिव पॉइंट्स है भारतीयों के लिए, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर ये सहायक संधि हो रही है, ये सहायक संधि हो गई, ये सहायक संधि हो गई, सब्सिडियरी अलायंस हो गया, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, और ये कोई राज्य है इसके साथ हो गया, तो होता क्या था कि इस राज्य को के लिए जरूरी हो जाता था कि अपनी सेना अब हटा देगा। ये राज्य अब सेना नहीं रखेगा क्योंकि अंग्रेजों के साथ आ गया है ये सहायक संधि में। ठीक है, और सेना किसकी रहेगी? अंग्रेजों की सेना यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर अंग्रेजों की सेना आ जाएगी इस राज्य में। ठीक है, पहली बात, यहाँ पर जो भी राज्य सहायक संधि में आता है अंग्रेजों के साथ, इंग्लिश प्लस कोई राज्य है आ गया सहायक संधि में, ये अपनी सेना हटा देगा, सेना नहीं रहेगी इसकी। हाँ, सेना किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी। ये राज्य अब क्या करेगा? इसका ये अधिकार खत्म हो जाएगा कि किसी अन्य राज्य के साथ ये मित्रता कर सके, ट्रीटी कर सके, युद्ध कर सके। उसके लिए इसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अंग्रेजों से पर, यह निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, ये राज्य किसी भी दूसरे यूरोपियंस को, यानी दूसरे यूरोपियंस को या अंग्रेजों के जो एनिमी होंगे, दुश्मन होंगे, उनको ना अपने यहाँ शरण दे सकता है, ना नौकरी दे सकता है। ठीक है ना। और अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पर अपना एक रेजिडेंट रखते थे और कहते थे कि आपके वो प्रशासनिक कार्यों में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बदले अंग्रेज कहते थे कि हम जो है आपको सुरक्षा देंगे। अंग्रेज जो यहाँ पर अपनी सेना रखते थे, उस सेना का खर्च भी ये राज्य ही उठाएगा। ये सहायक संधि थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इस राज्य को पूरी तरह से अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे, इसके सोवरेंटी को खत्म कर देते थे, इसके इंडिपेंडेंस को खत्म कर देते थे और पूरी तरह ये राज्य जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता था। ये सहायक संधि क्या है, इसको मैंने इसलिए समझा दिया कि अभी थोड़ा हम देख लेंगे कि जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है, जिसने भारत में विस्तृत रूप दिया था इस संधि को, उस समय भारत का सिचुएशन क्या है, भारत में क्या सिचुएशन है, तब हम इस संधि को अभी जो मैंने बताया है उसको हम लिखवाएंगे भी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि एक सेना होगी अंग्रेजों की, इसकी सेना भंग हो जाएगी, सारा चीज़ मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ और फिलहाल आप देखिए कि जब लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर आता है भारत में, तो क्या सिचुएशन है भारत की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आता है 1798 में, उस समय बंगाल की स्थिति क्या है? देखिए, यही बंगाल है, ये है बंगाल, और यहां पर कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज बैठे हुए हैं, और यहीं पे आता है लॉर्ड वेलेस्ली। कब आता है? 1798 में। क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल। आपको पता है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और चूंकि बंगाल 3 प्रेसिडेंसियों की अगर हम बात करें, कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और ये बंबई प्रेसिडेंसी, अगर हम 3 प्रेसिडेंसियों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी था, और इसलिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसी के अधीन इस मद्रास प्रेसिडेंसी को और इस बंबई प्रेसिडेंसी को रख दिया जाता था। यानी सुप्रीम बॉस होता था तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बंगाल का। और इस तरह से 1772 में जब गवर्नर बन के आया वॉरेन हेस्टिंग्स, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है,
तो 1773 की बात है, लेकिन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन के आता है। और इस समय तक जो बंगाल की स्थिति है, आप देखेंगे कि यहां पर बंगाल में अंग्रेज पलासी 1757 में और बक्सर 1764 में जीत चुके हैं। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई के बाद तो इन्हें दीवानी मिल गई थी अंग्रेजों को बंगाल की। बहुत ही शानदार स्थिति में है, बेहतरीन स्थिति में है बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि द्वैध शासन भी लगा था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और फिर बंगाल के राजस्व को खूब चूसा उसा गया था। हाँ, और उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब आता है और तो वो हटा देता है द्वैध शासन को, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के समय की। लॉर्ड वेलेस्ली जब आया है 1798 में, उस समय भारत की परिस्थिति क्या है? तो देखिए, यहां तो पहले से ही अंग्रेजों की स्थिति मजबूत है। अब अगर लॉर्ड वेलेस्ली के समय में देखेंगे तो यहां पर मैसूर राज्य था। ठीक है, ये मैसूर था। ठीक है, मैसूर, ये मैसूर जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ये वैसे तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के समय तक, जब लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आता है, उस समय तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके हैं। मैं चारों लिखता हूं, लेकिन 3 हुए थे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, एंग्लो मैसूर वार की, आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 4 हुए थे टोटल, लेकिन 3 इसके आने के समय तक हुए थे। इसके टाइम पीरियड में चौथा हो गया 1799 में। ठीक है, तो देख लीजिए, यहां पे आपको पता चल जाएगा। पहला युद्ध 1767 1769 तक, 1767 से 69 तक। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक। जब ये पहुंचता है भारत में तो 3 ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, लेकिन इसके आने के बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। ठीक है, जब ये आया है तो तीसरा युद्ध हुआ है, और इस समय तक मैसूर जो है, और मैसूर में उस समय शासन कर रहा था टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा। तो सुल्तान ने अपना आधा मैसूर खो दिया है, आधा मैसूर खो दिया था। यानी कि इस समय तक देखिए कैसे खो दिया था ये, पहले मैंने बताया हुआ है। यहां पर थे मराठे, यहां पर पेशवा रख लीजिए, मराठों का जो हेडक्वार्टर्स था वो पूना हुआ करता था। तो यहां पे है पेशवा, पेशवा जो है ये पूना में बैठता था, ये मराठों का, ये पूना में। तो और यहां पे था निजाम, हैदराबाद का निजाम, बाद का यहां पे था कौन, ये निजाम होता था यहां पे निजाम होता था। ठीक है, तो देखिए आधा राज्य बांट लिया था मराठों ने। यहां पे पेशवा बैठा था, मराठों का जो अध्यक्ष होता था मराठा संघ का। तो मराठों में, निजाम में, मैसूर का और अंग्रेजों में, इन तीनों ने मिलकर, मराठा, निजाम और अंग्रेजों ने मिलकर मैसूर के आधे राज्य को बांट लिया था तीसरे युद्ध के समय। मैसूर एक बहुत छोटा राज्य रह गया था। हाँ, तो ये स्थिति है मैसूर की जब लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आया, और 1799 में इसी के समय मैसूर पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा, सहायक संधि हो जाएगी, मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा देखिए मराठा महासंघ हुआ करता था, तो मराठा महासंघ में पेशवा जो है ये उसका अध्यक्ष होता था। तो उस समय तक देखेंगे कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध टोटल हुए, जिसमें से लॉर्ड वेलेस्ली के आने के समय तक 1 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो देखिए 3 आंग्ल मराठा, अगर हम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, आंग्ल मराठा
युद्धों की बात करें तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। हाँ, तो यही एक युद्ध हुआ था, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली के आने के समय तक। क्योंकि फिर इसके बाद दूसरा जो युद्ध होगा वो 20 वर्ष के बाद होगा और वो होगा 1803 में, यानी कि इसी के समय शुरू हो जाएगा। ये 1805 तक है गवर्नर जनरल, 1803 से 1805 तक। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817 1818, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आता है उस समय तक मैसूर के साथ अंग्रेजों की 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं और मैसूर अपना आधा राज्य खो दिया, मैसूर ने खो दिया है। हाँ, उस समय टीपू सुल्तान था और मैसूर ने अपना आधा राज्य खो दिया है। मैसूर बहुत कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, तीसरे युद्ध तक। चौथा युद्ध तो इसी के टाइम पीरियड में होगा, ठीक है। मराठे एक युद्ध लड़ चुके हैं, ठीक है। इसके आने के समय एक ही आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में शुरू होता है और पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सलबाई की संधि के साथ, सलबाई की संधि अंग्रेजों में और मराठों में हुआ था, तो वो खत्म हो जाता है। फिर 2 युद्ध होते हैं बाद में, 20 वर्षों के बाद दूसरा युद्ध होता है और तीसरा युद्ध फिर 1817-18 में। तो ये जो दूसरा युद्ध होगा वो वेलेस्ली के टाइम पीरियड में होगा, जब आएगा तब, लेकिन आने के समय तक पहला ही युद्ध हुआ रहेगा। इसके आने के समय तक 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए रहेंगे। हाँ, लेकिन इसके पीरियड में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। ये स्थिति हो गई। उसके अलावा देखिए, तो ये तो पेशवा तो था, मराठा संघ का अध्यक्ष होता था, लेकिन मराठा संघ में और भी थे यहां पर। देखिए, जैसे कि यहां पर बड़ौदा था, तो बड़ौदा का गायकवाड़, ठीक है। उसके बाद इंदौर, ये ग्वालियर, ग्वालियर का सिंधिया यहां पर था, ठीक है। इंदौर यहां पे था, तो यहां पे था होलकर, ठीक है। और यहीं पे भोसले था नागपुर में। भोसले कहां पे है? तो ये नागपुर में है। देखिए, ये नागपुर का क्षेत्र है। यहां पर ऐसे लिख लीजिए नागपुर, नागपुर। तो ये देखिए क्षेत्र जो है आपको पता चल जाएगा। ये बड़ौदा में गायकवाड़ है, ग्वालियर में सिंधिया है और ये इंदौर में जो है यही होलकर है, ठीक है। और भोसले जो है ये नागपुर में। तो देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे समझिएगा, पेशवा, मराठा महासंघ, ये सब मराठे थे। ये पेशवा जो होता था मराठा महासंघ का अध्यक्ष होता था, तो पूना में पेशवा बैठता था, हाँ। और मराठा महासंघ में बड़ौदा में गायकवाड़ होते थे, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले, ठीक है। उसके अलावा मैसूर था और ये हैदराबाद में निज़ाम होता था। तो ये स्थिति थी। इसके अलावा यहाँ पर अवध था, आपको पता है, ये अवध का क्षेत्र होता था, ये अवध का क्षेत्र होता था, अवध का क्षेत्र होता था, ठीक है। आपको पता है कि बक्सर की लड़ाई जब हुई थी, हाँ, तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल, यही दिल्ली है, दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को उन्होंने बक्सर के युद्ध में हराया था, ठीक है। तो यहां तक की स्थिति आपको पता चल गई। हमने क्या बताया आपको कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय 3 युद्ध हो चुके हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध यहां तक, ठीक है। एक युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब मराठे हैं, पेशवा, भोसले, इंदौर, ये होलकर, सिंधिया और गायकवाड़, तो ये सब ये है, ठीक है। तो यहां तक की स्थिति है। हाँ, मैसूर अपना आधा राज्य खो चुका है टीपू सुल्तान, यहां पर आधा मैसूर खो दिया था टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में,
ठीक है, आपको पता है जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो पहले युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, हालत खराब कर दी थी। यहाँ पर मैसूर में था हैदर अली, ठीक है, और हैदर अली की शर्तों पर जब हैदर अली ने यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में, उस समय कर्नाटक का क्षेत्र इधर हुआ करता था कोरोमंडल तट की तरफ, आज का कर्नाटक इस मैसूर की तरफ हुआ करता है, ठीक है। तो कर्नाटक के क्षेत्र में उस समय पड़ता था यहाँ मद्रास, तो मद्रास पे जब अटैक किया, यहाँ भी अंग्रेज थे, तो हालत खराब कर दी थी अंग्रेजों की, और हैदर अली की शर्त पर अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी थी पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। लेकिन दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि 1780 से 84 तक चला, इसमें 82 तक हैदर अली लड़ा, फिर हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, फिर 82 से 84 तक लड़ रहा है टीपू सुल्तान, फिर इसमें भी टीपू सुल्तान, फिर इसमें भी टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सिचुएशन है, देखिए 1782 तक तो मराठे जो हैं वो मैसूर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उस समय तक आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था। लेकिन 1782 में जैसे ही मराठों और अंग्रेजों के बीच सलबाई की संधि होगी, ये जो युद्ध खत्म होगा सलबाई की संधि के साथ, 1782 में सलबाई की संधि हो जाएगी। देखिए 1782 में मैंने बताया था, 1782 में सलबाई की संधि हो जाएगी, सलबाई की संधि होगी, ठीक है। किसके किसके बीच? अंग्रेज प्लस मराठे। ये सलवाई की संधि से ही प्रथम युद्ध खत्म होगा। तो 1782 में जैसे ही सलवाई की संधि होगी, हाँ, तो मराठे फिर अंग्रेजों के दोस्त हो जाएंगे और फिर मैसूर अकेला पड़ जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान अब तीनों युद्धों में अकेले है, अब मराठे इसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। ये सिचुएशन है। ये तो भारत की स्थिति है जब लॉर्ड वेलेस्ली आया था। अब हम देख रहे हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी भारत में कुछ असर डाला था और उसका असर इस अलायंस पर भी पड़ा था। वो परिस्थितियां क्या थी? तो देखिए, जब हम विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते हैं, कब? जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है 1798 में। तो आप जानते हैं कि उस समय फ्रांस में क्रांति चल रही है, हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था? फ्रांस की क्रांति अगर देखें तो फ्रांस की क्रांति अगर हम देखें, फ्रांस की क्रांति तो ये चल रहा है, इसका टाइम पीरियड है 1789 टू 1799। तो ये वो समय है जब फ्रांस की क्रांति चल रही है और नेपोलियन जो है अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। नेपोलियन जो है, इसके लिए नेपोलियन ये चिंता का विषय बना हुआ है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, उस समय नेपोलियन विश्व विजय का सपना देख रहा था, ठीक है। उस समय नेपोलियन विश्व विजय का सपना देख रहा था और वो ऑस्ट्रिया पे अटैक कर रहा था, हाँ, मिस्र पे भी उसने हमला किया था, हाँ, मिस्र तक वो पहुंच गया था और यूरोप के तमाम जगहों पे हमला कर रहा था। और वो वैसे जगहों को टारगेट कर रहा था जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेश है, ठीक है। और आप जानते भी होंगे कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान में बात भी हो गई थी, इन दोनों की बात भी हुई थी कि नेपोलियन जो है वो भारत पहुंचेगा और भारत में हमला करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ वो अपना मोर्चा खोलेगा। वो पहुंच गया था कहां तक? वो इजिप्ट, मिस्र पहुंच गया था। और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान से बात भी हुई थी भारत पर हमले को लेकर, ठीक है। तो इस बात को लेकर ब्रिटिशर्स चिंतित थे। उस समय नेपोलियन बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, हाँ, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 1776 में
1776 में अमेरिका ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। और देखिए, आपको पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और बाद में वहां जाकर ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनी भी बनाई। और आपको मैं बताऊं कि जब अमेरिका अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और ब्रिटिशर्स के नियंत्रण से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, इस पूरी कोशिश में यानी अमेरिका की आज़ादी में फ्रांसीसियों ने यहाँ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था। तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन, अगर विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो फ्रांस और ब्रिटेन में टसल रहा था। आप देखेंगे कि यूरोप में भी जब जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश भिड़े, उसका असर भारत में भी दिखा। जैसे कर्नाटक युद्ध, यहां पे आप देखेंगे 3 कर्नाटक युद्ध जो कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रिया में कोई घटना हो रही है। हाँ, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या को लेकर जब ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ रहे हैं, उसका असर भारत में हो रहा है। हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हो रहा है। हाँ, उसका असर भारत में हो रहा है और उसको लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ रहे हैं। तो यहां देखिए, फ्रांसीसी क्रांति को लेकर भी अमेरिकी चिंतित है। नेपोलियन विश्व विजय का सपना देख रहा है। टीपू सुल्तान से उसकी बात का भी साक्ष्य है कि उसकी बातचीत हुई है कि वो आकर भारत में हमला करेगा। ठीक है, और नेपोलियन उन इन जगहों को टारगेट कर रहा है, उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जहां ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया हुआ है। तो नेपोलियन के दिमाग में भी ये चल रहा था कि वो उन जगहों पे अटैक करेगा, हाँ, जहां ब्रिटिश कॉलोनी है। और वो कोशिश कर रहा था कि विश्व की राजनीति से, हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका खात्मा किया जाए। और इसी मिशन को लेकर वो भारत पे भी हमले की तैयारी में था और टीपू सुल्तान से इस बारे में उसकी बातचीत हुई थी, जैसे कि साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अमेरिका की आज़ादी में भी फ्रांसीसियों ने साथ दिया था। किसका? अमेरिकन्स का, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और यही नहीं, आपको पता होगा कि जब मैसूर के क्षेत्र में माहे एक जगह था, यहाँ पे माहे एक जगह था और यहाँ पे फ्रांसीसी सेटलमेंट था। और यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली की मदद किया करते थे। ठीक है ना, अंग्रेजों की खूबियों को, उनकी कमियों को हैदर अली को बताया करते थे। उन्होंने हैदर अली को मदद भी की थी एक शास्त्रागार बनाने में। ठीक है ना, यूरोपियन पैटर्न पे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। तो इन सब बातों को लेकर भी ब्रिटिशर्स जो थे बहुत चिंतित थे और नेपोलियन की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, नेपोलियन की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत आए। और अगर, चूंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, लेकिन ऐसी पूरी संभावना थी कि अगर टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होती तो हो सकता है कि दोनों के बीच इस भारत पर आक्रमण को लेकर एक सहमति बनती और वो भारत पहुंचता। और पूरी संभावना थी, हाँ, वो उसमें समर्थ था कि वो अंग्रेजों का जो ये उपनिवेश है उस पर हमले की कोशिश करता और उनके खात्मे की कोशिश करता। ठीक है, तो इस वजह से भी 1798 में जब वेलेस्ली आया तो विश्व की परिस्थितियां भी ऐसी थी जो फ्रांस के प्रति उसे चिंतित कर रही थी, लॉर्ड वेलेस्ली को। और यही कारण था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सोचा, उसके मन में ये विचार आया कि भाई अगर हम जो यहाँ पर देसी रियासतें हैं, जो यहाँ के राज्य हैं, भारतीय राज्य, उनको एक सहायक के तौर पे हम जोड़ लेते हैं, सहायक संधि है, हाँ, एक दूसरे की सहायता के लिए अगर हम जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो अगर बाय द वे फ्रांसीसी हमला होता है, नेपोलियन आता भी है, तो ये सब जो हैं अंग्रेजों का साथ देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर देखा जाए तो सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि का मतलब ये था कि सहायता करेंगे भारतीय राज्य। हाँ,
इसके सहायक होंगे, अंग्रेज और भारतीय राज एक दूसरे के सहायक होंगे, लेकिन इसका परिणाम अगर देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, अंग्रेजों की नीतियां ही ऐसी थी कि इन्होंने अपने अधीन कर लिया, उन राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अभी मैं सारा लिखवाऊंगा सब्सिडियरी अलायंस क्या है, कि सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या थे, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। तो अब आप देखेंगे तो उसने एक चीज सोचा कि भाई कोशिश ये करनी है कि कम से कम युद्ध किया जाए, ठीक है। और पहले से ही आप देख रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली जब आया है तो वो महसूस कर रहा है कि जो अंग्रेज हैं यहाँ बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बंगाल जीत चुके हैं, हाँ, अवध और दिल्ली भी एक तरह से उनके नियंत्रण में है, ठीक है। मैसूर, आधा मैसूर उनके पास है, हाँ, मराठों को अभी उन्होंने नहीं जीता है, ठीक है, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि मैसूर के खात्मे के बाद हाँ ये मराठों को भी जीत लेंगे, और वही हुआ भी। तो आप देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां जो है वो कोशिश कर रहा है लॉर्ड वेलेस्ली के मन में ये है कि एक संधि कर ली जाए जिसमें युद्ध कम करना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं, इन्होंने युद्ध भी किया है, हाँ, युद्ध भी किया है जरूरत, लेकिन अंग्रेजों की कोशिश यही थी कि ज्यादा कम से कम युद्ध किया जाए, क्योंकि खर्च लगता है, ठीक है ना, खर्चा लगता है युद्ध में, तो कम से कम युद्ध हो और राजस्व की वसूली ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि भारतीय राज्यों के साथ, देसी रियासतों के साथ सहायक संधि की जाए, और सहायक संधि में इन देसी रियासतों को वो बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बफर जोन का मतलब क्या है? मान लीजिए इधर से अगर मैसूर से हमला हो गया, हाँ, मान लीजिए इधर से हमला हो गया, तो पहले मैसूर लड़ेगा, और यहाँ अंग्रेज हैं अगर, तो पहले मैसूर लड़ेगा, हाँ, फिर ये हैदराबाद का निजाम लड़ेगा, फिर मराठे आ जाएंगे बीच में, तब तो आएंगे ये अंग्रेज। तो बफर जोन की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा था, ठीक है। तो एक तरह से सहायक के रूप में, सिंबॉलिक तौर पर अगर देखा जाए तो सहायक संधि का मतलब सहायक हो गए एक दूसरे के, लेकिन परिणाम जस्ट इसका उल्टा हुआ। ये भारतीय राज्य जो हैं वो नियंत्रण में आ गए इसके, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। तो सहायक संधि जो था, यहां पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेट्स मूव ऑन। और अब तक हमने देख लिया कि वेलेस्ली किन परिस्थितियों में भारत आया, उस समय भारत की स्थिति क्या थी। हाँ, अगर हम विश्व की राजनीति देखें तो वो क्या थी, और फ्रांस को लेकर किस तरह से अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरह चिंतित थी। हाँ, अंग्रेज बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित थी, ये सब हमने देख लिया। हमने शुरुआती दौर में ये जरूर देख लिया था कि सहायक संधि था क्या। सहायक संधि के टर्म्स एंड कंडीशन को और उसको डिटेल में अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके किसके साथ, किस ऑर्डर में, किस क्रम में सहायक संधि हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ था ये हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। सबसे पहले हुआ था हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में। तो अगर पूछा जाए, देखिए यहां पर मैंने ऑर्डर लिख दिया है जानबूझ के, ताकि आपको एक क्रम में भी मिल जाए। तो दो बार हुआ था, एक तो 1798 में और एक बार 1800 में हैदराबाद के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो है सहायक संधि अंग्रेजों ने किया था हैदराबाद के साथ, और ये हैदराबाद जो है इसके साथ दो बार सहायक संधि हुई, एक बार 1798 में और दोबारा 1800 में। तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं हैदराबाद की जगह निजाम भी दे देगा कि सबसे पहला जो सहायक संधि है वो किसके साथ हुआ था, तो ऑप्शन में निजाम होगा। तो हैदराबाद के ही कहीं जो मुखिया होता था, जो नवाब होता था, उसको निजाम कहा जाता, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा हुआ 1799 में मैसूर के साथ, मैसूर के साथ ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर है, हाँ, ये 2 नंबर है। उसके बाद 1799 में ही यहाँ एक जगह था तंजौर, ठीक है, एक जगह था यहाँ पर तंजौर। तो इस तंजौर के साथ
इस तंजौर के साथ हो गया था यहाँ पर, ये यहीं पे तंजौर था। तो तंजौर के साथ भी 1799 में भी हुआ था। इसको आप 3 नंबर पे रखिएगा, 2 नंबर देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद अवध के साथ हुआ 1801 में, 1801 में अवध के साथ हो गया। ठीक है, अवध के बाद आपको हो गया पेशवा। ये सब देखिए मैंने बताया सब मराठे हैं। ये मराठा महासंघ में कौन कौन आता था? पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर का भोसले। ये पांचों देश जो थे ये मराठा महासंघ बनाते थे और इनका अध्यक्ष जो होता था यानी मुखिया जो होता था वो पेशवा होता था। तो पेशवा के साथ हुआ 1802 में, और 1802 की जो संधि हुई थी पेशवा के साथ, ये पेशवा उस समय था बाजीराव सेकेंड। पेशवा था बाजीराव सेकेंड। पूछा जा सकता है कि जब पेशवा के साथ संधि हुई 1802 में सहायक संधि, तो उस समय यहां पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकेंड। और इसी संधि को कहते हैं, इसी संधि को कहा जाता है बसीन की संधि। ध्यान रखिएगा, बसीन की संधि। जब बसीन की संधि हो जाती है तो ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है पेशवा बाजीराव। तो फिर जब ये अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा तो फिर इंदौर का होलकर, भोसले, नागपुर का, ग्वालियर जो है सिंधिया के, ये अब इसके खिलाफ हो जाएंगे यानी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा इसी को लेकर। उसके बाद देखिए पेशवा हो गया। पेशवा के बाद भोसले के साथ, ये भोसले जो है इसके साथ होगा 1803 में। ठीक है, और उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया के साथ होगा, ये हो जाएगा आपको 1804 में, 1804 में। तो यहां पर देखिए ये पेशवा के साथ यहां पर 1 2 3, तंजौर के साथ 3, अवध के साथ ये 4, ये अवध के साथ थोड़ा मैं यहां लिख दूं 1801 में ये 4 नंबर पे है। ठीक है, ये 4 नंबर पे है। उसके बाद अवध के बाद पेशवा पूना का, ये जो है ये 5 नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा। ठीक है, उसके बाद भोसले 6 नंबर पे 1803 में, सिंधिया ग्वालियर का ये है 7 नंबर पे। तो ये क्रम आपको देखिए यहाँ पे मैंने क्रम भी दे दिया है जानबूझ के, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्रम में भी मिल जाए और ऐसे भी मिल जाए। तो ये क्रम था। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टेरिटरीज थे जिनके साथ हुआ, जैसे कि भरतपुर, जोधपुर, जोधपुर के साथ, ये जोधपुर राज्य है, जोधपुर के साथ हुआ। फिर आपको जयपुर के साथ हुआ, फिर आपको भरतपुर के साथ हुआ, हाँ, बूंदी के साथ हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके साथ हुआ। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। सबसे पहले हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैदराबाद के साथ पहला जो हुआ था सहायक संधि वेलेस्ली ने किया था 1798 में, और फिर 1800 में भी हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा राज्य था या देसी रियासत थी जिसके साथ 2 बार सहायक संधि किया गया। तो हैदराबाद एक बार 1798 में और एक बार 1800 में, पहला नंबर भी है और 2 बार भी है। तो ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैदराबाद। हाँ, दूसरे नंबर पे देखिए कौन है? मैसूर, दूसरे नंबर पे मैसूर, तीसरे नंबर पर तंजौर, चौथे नंबर पर देखिए अवध, 5वें नंबर पर मराठा का जो पेशवा है वो, 6ठे नंबर पर भोसले यहाँ पर देखिए, और 7वें नंबर पर ग्वालियर का सिंधिया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। हाँ, ये जब याद रखें, कई बार ये मैच करने के लिए भी दे देता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि संधि कौन कौन सी हुई, हाँ, क्या पृष्ठभूमि रही, और थोड़ा सा मैंने शुरुआती दौर में ही ये बता दिया था कि सहायक संधि क्या है, लेकिन उसको डिटेल में अभी लिख के सहायक संधि में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, कैसे जो अंग्रेज जो हैं अपनी सेना रखेंगे और जो भारतीय हैं देसी रियासतें अपनी सेना भंग कर देंगी। पहले हम पूरा उसको यहाँ पर देख लेंगे, सहायक संधि क्या था, हाँ, और सहायक संधि में क्या क्या हुआ था, और उसके बाद देख लेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए
इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, यानी किस तरह से लाभकारी था, और भारतीयों के लिए इसके दुष्परिणाम क्या रहे, यानी निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे, इसको हम अभी देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स मूव ऑन। तो देखिए अब तक हमने सब कुछ देख लिया, क्रमवार देख लिया, किस राज्य के साथ या किस देशी रियासत के साथ जो है सहायक संधि हुआ, और ऑर्डर भी हमने देखा है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया, और शुरुआती दौर में ही मैंने ये बता दिया था कि सब्सिडियरी अलायंस वास्तव में क्या है। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया कि मैं उसको बाद में लिखवाऊंगा, जो अभी मैं करूंगा कि भाई आखिर सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, वास्तव में था क्या, वहां मैंने समझाया है, यहां आप लिखते चले जाइए। देखिए ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, तो सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को हम देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। देखिए अब मैंने ये बताया था कि ये है ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, और अंग्रेजों के साथ होता है, ये कोई स्टेट है, इसका होता है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। ये हो गया सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस हो गया। तो अब क्या होगा, देखिए होगा क्या कि सबसे पहले ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इस स्टेट की सेना जो है वो भंग कर दी जाएगी। अब इस स्टेट की अपनी सेना नहीं रहेगी, लेकिन अंग्रेज जो हैं ये अपनी सेना इस स्टेट में रखेंगे, ठीक है। पहली बात, इनकी अपनी सेना भंग हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो स्टेट है, हाँ, ये संधि नहीं कर सकता, ठीक है, और संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता नहीं कर सकता। हाँ, किसके साथ, किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ, ये नहीं हो सकता, देख लीजिए। हाँ, ये राज्य पहले तो सेना अपनी भंग कर देगा, सेना नहीं रहेगी इसकी, सेना किसकी रहेगी, अंग्रेजों की, ठीक है। यहां पर संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता, किसके साथ, किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ, ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा ये जो राज्य है जॉब नहीं दे सकता, यानी सर्विस में नहीं रख सकता, शरण नहीं दे सकता, ठीक है, ये दोनों नहीं दे सकता। किसे, ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को, ठीक है। देखिए पहली बात यहां पर कि सेना नहीं रखेगा, इसकी सेना भंग हो जाएगी। इस भारतीय राज्य ने अंग्रेजों के साथ कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या था, ये राज्य अपनी सेना को भंग कर देगी, सेना किसकी रहेगी, अंग्रेजों की। ये राज्य अब संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता किसी भी अन्य राज्य से, और करना भी होगा तो ये अंग्रेजों के थ्रू करेगा, ठीक है। ये जॉब यानी सर्विस में नहीं रख सकता, शरण नहीं दे सकता, हाँ, देसी राज्य, ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को, हाँ, अंग्रेजों के दुश्मनों को या किसी भी अन्य यूरोपीय को ये जॉब में नहीं रख सकता, अपने यहाँ शरण भी नहीं दे सकता, ये देश, ये राज्य, ठीक है। उसके अलावा ये अंग्रेज जो हैं यहाँ पर इस स्टेट में अपना एक रेजिडेंट भी रखेंगे, ठीक है, रेजिडेंट भी रखेंगे। तो दो चीजें हो गई, ये रेजिडेंट एक ब्रिटिश हो गया, यहां पर रहेगा,
अंग्रेजों की सेना रहेगी, इस राज्य की सेना भंग हो जाती है। ये राज्य संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ, ठीक है। और ये जॉब भी नहीं दे सकता, किसी को शरण भी नहीं दे सकता अपने यहाँ ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को या अंग्रेजों के दुश्मन को, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी संधि, युद्ध और मित्रता होगी, लेकिन कब होगी? अगर आप अंग्रेजों से परमिशन ले लेते हैं, हाँ, उन्हीं के थ्रू होगी जब भी होना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये जो अंग्रेजी सेना है, ये अंग्रेजी सेना जो है, जो यहां पे इस स्टेट में रखी गई है, इसका खर्च कौन वहन करेगा? इसका खर्च यही भारतीय राज्य करेगा। भारतीय राज्य करेगा। और इसका कंडीशन क्या होगा? ये भारतीय राज्य कैसे करेगा? या तो ये भारतीय राज्य करेगा, कैसे करेगा भाई? तो ये भारतीय राज्य या तो ये करेगा, नगद देगा, कैश देगा, या पूर्ण संप्रभु क्षेत्र देगा, ठीक है। पूर्ण संप्रभु क्षेत्र का मतलब क्या होगा, समझ जाइए अभी, ठीक है। पूर्ण संप्रभु का क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि विवादित क्षेत्र नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा, बताया था जब आपको मैं पढ़ा रहा था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें ये जो मैसूर था, तो मैसूर के कुछ क्षेत्र को आप देखेंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था, तो यहाँ मराठे हैं, यहाँ निजाम है, तो मैसूर के कुछ क्षेत्र को मराठे ले लेते हैं, कुछ निजाम ले लेता है और कुछ अंग्रेज ले लेते हैं। तो कुछ क्षेत्र यहाँ पर ऐसा हो जाएगा मैसूर का, ये क्षेत्र मान लीजिए ये विवादित है, हाँ, या ये क्षेत्र विवादित हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये कह रहा है कि पूर्ण संप्रभु होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पूर्ण संप्रभु होना चाहिए, तो वैसा राज्य चाहिए, विवादित क्षेत्र नहीं चाहिए, ठीक है। या नगद लेगा। तो देखिए, ये जो अंग्रेज, यहां तो राज्य ने अपनी सेना भंग कर दी और यहां पर अंग्रेजों की सेना चली गई। इस सेना का खर्च कौन करेगा? यही भारतीय राज्य करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? या तो नगद में करेगा, पैसा देगा सेना के खर्च को वहन करने के लिए, या फिर पूर्ण संप्रभु कोई क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र अंग्रेजों को दे देगा इनको, और कहेगा कि आप इसी के राजस्व से इस सेना का खर्च निकालें। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये जो रेजिडेंट है, अंग्रेज रेजिडेंट है, ये ब्रिटिश रेजिडेंट, तो ये जो है, ये देखिए, ये जो रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट, ये इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कहां पे? आंतरिक मामलों में। इंटरनल अफेयर्स में ये रेजिडेंट जो है, ब्रिटिश रेजिडेंट, ये ब्रिटिश रेजिडेंट है, तो ये क्या करेगा? ये इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये प्रशासन में कुछ मदद करेगा, ये जहां तक शर्त तय हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है। और ये जो अंग्रेज हैं इस स्टेट को, इसके बदले क्या देंगे? इसके बदले ये अंग्रेज जो देंगे, ये देंगे सुरक्षा। तो यहां तक देखिए, हमने टर्म्स एंड कंडीशन को देख लिया। देखिए, अब समझ लीजिए एक बार फिर से, ये एक तरह से नोट्स आपका हो गया। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? देखिए, ये अंग्रेजों ने क्या किया? सब्सिडियरी अलायंस किया इस राज्य के साथ, स्टेट के साथ। अब क्या होगा? इस स्टेट की अपनी सेना भंग कर दी गई, यही शर्त होता था, और अंग्रेजों की सेना यहां पर आ गई इस स्टेट में। अंग्रेजों ने अपनी सेना रख दी, ठीक है। सेना का खर्च, ये जो सेना यहां पर रखी गई है, इसका खर्च कौन करेगा? यही भारतीय राज्य कर रहा है। हाँ, कैसे करेगा? तो या तो नगद पैसे देगा, कैश में देगा, हाँ, या कोई पूर्ण संप्रभु क्षेत्र देगा, यानी कि वो क्षेत्र विवादित नहीं होना चाहिए, उस पर फुल
सोवरेंटी होनी चाहिए उस राज्य की, ये क्षेत्र दे देगा और कहेगा कि यहाँ से जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व होता है आता है, उससे अपनी सेना का खर्च निकालिए। ठीक है, ये ब्रिटिश सेना है और ब्रिटिश रेजिडेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके अलावा ये स्टेट जो है कोई संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता। किसके साथ? मित्रता भी नहीं कर सकता। देखिए, मित्रता भी नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। मित्रता भी नहीं कर सकता, क्रॉस का मतलब नहीं कर सकता। किसके साथ? किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 स्टेट भारत में हैं, तो इन्होंने अलग अलग संधियां की हैं, तो ये 2 स्टेट अब आपस में कोई संधि नहीं कर सकते, कोई मित्रता नहीं कर सकते। करना भी होगा तो अंग्रेजों के थ्रू ही होगा। ठीक है, अंग्रेजों के परमिशन के बगैर नहीं होगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये राज्य अपने यहाँ किसी को सर्विस पे नहीं रख सकता, जॉब नहीं दे सकता और ना ही शरण दे सकता है। किसे? हाँ, शरण नहीं दे सकता। किसे दे सकता? ब्रिटिशर्स के अलावा। किसे नहीं दे सकता? ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को। यानी कि यहां अगर जॉब मिलेगा तो कोई ब्रिटिशर ही रह सकता है, कोई अंग्रेज ही रह सकता है, कोई दूसरा यूरोपीय, फ्रेंच हो, डच हो, पुर्तगाली हो या कोई और यूरोपीय देश हो, या फिर अंग्रेजों के कोई दुश्मन हो, एनिमी को ये राज्य नहीं रख सकता। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये जो अंग्रेज जो हैं यहां पर प्रशासनिक कार्यों में भारतीय राज्यों की देखरेख के लिए, इस राज्य की देखरेख के लिए एक रेजिडेंट रख देंगे। हाँ, ये रेजिडेंट जो है प्रशासनिक मामलों में तो हेल्प करेगा, लेकिन ये हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य के आंतरिक मामलों में। ये अंग्रेजों का कहना था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ये हमेशा इंटरफेयर करते ही करते थे। ये कहने के लिए था, वास्तव में ये रेजिडेंट इस राज्य में रखा गया ताकि यहां पर इसकी एक्टिविटीज पे ध्यान निगरानी रखा जा सके, इस राज्य की एक्टिविटीज पे। ठीक है, और इसके बदले अंग्रेज क्या दे रहे हैं? अंग्रेज दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना जब आप कीजिएगा तो हम आपको क्या देंगे? सुरक्षा देंगे। सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो आप आइए और हमारे साथ सहायक संधि कर लीजिए। तो एक तरह से मैंने आपको बताया कि सहायक संधि का मतलब क्या था कि हमारे सहायक बनिए। अगर देखा जाए तो वैसे देखने में लग रहा है सहायक बनिए, सहायता कीजिए, एक दूसरे का हेल्प करेंगे हम। लेकिन इससे क्या हुआ इस सहायक संधि से कि जो देसी राज्य है वो क्या हुआ? वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। कैसे? इनकी अपनी सेना भी नहीं रही। हाँ, इनकी अपनी सेना भी नहीं रही। सेना किसकी है? तो सेना रख दिया यहां पे अंग्रेजों ने अपनी, यहां पे अंग्रेजों ने अपनी सेना रख दी। ये ब्रिटिश फोर्स है, ब्रिटिश सेना है। ये जो सेना है ये ब्रिटिश है, और ये जो रेजिडेंट है ये भी ब्रिटिश है, अंग्रेज है। तो ठीक है, इन्होंने अपनी सेना रख ली। इस सेना का खर्च भी ले रहे हैं इसी राज्य से। ठीक है, कोशिश करते थे कि कोई उनको क्षेत्र मिल जाए जिससे कि राजस्व से ये खर्च चला सके सेना का। नगद कोशिश कम ही करते थे, हालांकि दोनों प्रारूप था। अगर कोई छोटा क्षेत्र है तो उससे कहते थे नगद दे दो, क्षेत्र नहीं दे सकते हो तो। लेकिन अगर बड़ा क्षेत्र है, उसके रीजन में कई बड़े बड़े इलाके हैं, तो उसका कोई कहेगा कोई जो विवादित क्षेत्र ना हो उसमें से कोई एक दे दो जिसके राजस्व से हम सेना का खर्च निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो सेना भंग कर दी गई, तो अब ये निहत्था हो गया, ये भारतीय स्टेट निहत्था हो गया। ये बिना अंग्रेजों के परमिशन से किसी भी अन्य भारतीय राज्य से संधि, युद्ध या मित्रता नहीं कर सकता। यानी कि यहां अपनी विदेश नीति को गिरवी रख दिया इन्होंने अंग्रेजों के पास। भारतीय राज्य ने क्या किया? इसके पास गिरवी रख दिया, विदेश नीति खत्म। अब इसका नतीजा क्या होगा कि अगर अंग्रेजों ने आपको बिल्कुल अलग अलग कर दिया सारे भारतीय राज्यों को, और भारतीय राज्य आपस में मिल नहीं सकते, संघ नहीं बना सकते, गुट नहीं बना सकते, यूनाइट नहीं हो सकते अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक तरह से बिल्कुल अलग अलग कर दिया। किसी भी दूसरे यूरोपियंस को ये अब जॉब नहीं दे सकते, शरण नहीं दे सकते। आपको पता है कि भारतीय जो राज्य थे या देसी रियासतें थी वहां पे फ्रांसीसी थे। हाँ, फ्रांसीसी वहां पे, हालांकि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास की लड़ाई में हरा दिया था, बावजूद
व्यापार तो कर ही रहे थे, तो उनका इंटरफेरेंस होता था। और फ्रांसीसी ऑलरेडी इनके लिए चिंता का सबब थे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से घबराए हुए थे, नेपोलियन से घबराए हुए थे। हाँ, डर था कि नेपोलियन कहीं भारत में हमला ना कर दे, ठीक है ना। और जब से 1776 में इन्होंने, एक चीज और मैं बता दूं कि 1776 में जब वहां पर अमेरिका आजाद हो गया था, तो ब्रिटिशर्स के हाथ से वो निकल गया। तो उसके बाद से इन्होंने पूरा भारत पे ही फोकस कर लिया था, भारत पे पूरा फोकस कर लिया, यहाँ पे फोकस कर लिया कि अब कम से कम अमेरिका निकल गया तो ये तो रहे, भारत तो रहे। तो तमाम तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए नियंत्रण में करने के लिए। अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स के दुश्मन को, दूसरे किसी यूरोपीय को यानी फ्रेंच को, पुर्तगाली को, डच को ये जॉब पे नहीं रख सकता, तो अंग्रेजों के अलावा किसी का वर्चस्व रहेगा इस स्टेट में? सिर्फ अंग्रेजों का रहेगा। और ये कहेंगे कि हम आपको सुरक्षा देंगे आंतरिक मामलों में, आपको सुरक्षा देंगे, इसके बदले सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। और ये कहते थे कि जो रेजिडेंट है, ये जो एक रेजिडेंट रहता था देसी रियासत, इस राज्य में एक रेजिडेंट रहेगा, तो वो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, एक प्रतिनिधि रहेगा अंग्रेजों का। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि है, तो ये रहेगा। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रतिनिधि है ये आपके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ ये फॉरेन रिलेशन के मामले में, विदेश नीति के मामले में जो ये यहाँ पे है उसी के मामले में आपको सलाह देगा, एडवाइस देगा। लेकिन ये बस कहने के लिए था, ये रेजिडेंट जो है हमेशा यहाँ पर आके इनके इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर करता था। वैसे भी करेगा, सब कुछ तो रख लिया इसका, हाँ, इसकी स्वतंत्रता रख ली, इसकी विदेश नीति रख ली, इसको निहत्था कर दिया सेना भंग करके, तो क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल कमजोर हो गया, इसने सब कुछ गिरवी रख दिया अंग्रेजों के पास। तो एक तरह से ये सहायक नहीं हुआ, कहने के लिए सहायक संधि, लेकिन ये राज्य जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, हाँ, सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम से किया, फिर मैसूर से किया, फिर तंजौर से किया, अवध से किया, हाँ, मराठों से किया, तो ये सब उसके अधीन आ गए, ठीक है ना, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। तो ये तो सहायक संधि थी। अगर सहायक संधि को लिखने के लिए आ जाए तो बड़ी आराम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात हो गई। अब इस सहायक संधि को अगर देखा जाए तो इसके इम्पैक्ट को देखा जाए, हाँ, ब्रिटिशर्स के नजरिए से तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, लेकिन भारतीय के नजरिए से इसका निगेटिव इंपैक्ट रहा। निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या दुष्परिणाम है भारतीयों के नजरिए से, और ब्रिटिशर्स के नजरिए से पॉजिटिव पॉइंट्स। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि ये करने से इनका जो भय था, फ्रांसीसी भय, फ्रेंच को लेकर, फ्रांसीसियों को लेकर जो भय था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो सबके साथ इन्होंने सेना अपनी रख ली, सब कुछ कर लिया, और अब अगर नेपोलियन किसी भी हालत में फ्रांसीसी आक्रमण होता भी है तो इनको लग रहा है कि हम बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं राज्यों को, राज्य हमारे साथ हैं तो हम मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने इस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इन राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया कि हम किसी दूसरे ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को अपने यहाँ ना जॉब देंगे ना शरण देंगे, तो फ्रांसीसी जो भारतीय राज्यों में, देसी रियासतों में नौकरी किया करते थे, हाँ, वो भी वहां से निकल गए। तो फ्रांसीसियों का डर यहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए, देसी राज निशस्त्र हो गए, अलग अलग हो गए। मैंने बताया ये देसी राज जो हैं इन्होंने अपनी सेना भी भंग कर दी, संधि, युद्ध और मित्रता का भी अन्य राज्य के साथ, हाँ, इनका जो अधिकार है ये छीन गया। सेना किसकी रह रही है? तो सेना यहाँ पर अंग्रेजों की रह रही है। तो अब क्या है, सेना नहीं रही, हाँ, दूसरे के साथ मित्रता कर नहीं सकते, तो निशस्त्र भी हो गए, हाँ, और अलग अलग भी हो गए, पृथक हो गए। जब हो गए तो अंग्रेजों को ये डर खत्म हो गया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ संघ यूनाइट हो सकते हैं, यानी संघ और गुट ये नहीं बना सकते। तो अंग्रेजों को ये फायदा हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज जो भी कहें, इन्होंने एक बड़ी सेना बना ली भारतीयों के खर्च पर। मैंने ये बताया कि ये जो सेना ब्रिटिशर्स, अंग्रेज रख रहे हैं इस स्टेट में, इस स्टेट की सेना भंग कर दी गई। यहां पर सेना किसकी आ गई? अंग्रेजों की सेना आ गई। जब अंग्रेजों की सेना आ गई तो इसका खर्च कौन दे रहा है? यही भारतीय राज्य दे रहा है। तो इन भारतीय राज्यों के कॉस्ट पे अंग्रेजों की एक बड़ी सेना तैयार हो गई। हाँ, अपने पास से पैसा भी नहीं लगना है, हाँ,
अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है देशी रियासतों में और भारतीय राज्यों में बढ़ने लगा। ये कहने के लिए इन्होंने क्या कहा था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये जो रेजिडेंट होगा, ब्रिटिश प्रतिनिधि होगा, ये आंतरिक मामलों में नहीं करेगा। लेकिन जब देखिए इतनी चीजें करनी है तो कहीं ना कहीं से इंटरनल मैटर्स में ना चाह के भी ये आएगा ही आएगा। आप लाख कोशिश कर लो, ये किसी ना किसी रूप में आपके इंटरनल मैटर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है ये बढ़ने लगा, इससे फायदा ही होगा, हमारा हस्तक्षेप है, यानी कि हम कहीं ना कहीं से उसको नियंत्रण कर रहे हैं। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य बना लिया। हाँ, अंग्रेजों ने सहायक संधि के थ्रू सब आ गए। हाँ, सबसे पहले हैदराबाद का निज़ाम आ गया। आप देखें यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम आ गया। हाँ, निज़ाम आ गया इनके क्षेत्र में। हाँ, यहाँ पे मैसूर आ गया, मैसूर के बाद तंजौर आ गया, तंजौर के बाद आप देखेंगे तो अवध आ गया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे बंगाल था और बंगाल के बाद ये अवध आ गया। अवध के बाद आप देखें तो और क्या आ गया यहाँ पर, भोसले आ गया, पेशवा आ गया, अवध आ गया, फिर पेशवा आ गया पूना का, भोसले आ गया 1803 में, सिंधिया आ गया ग्वालियर। तो सारे लोग आ गए। हाँ, सारे क्षेत्र इनके पास आ गए अंग्रेजों के पास। तो क्या हो गया, इनका साम्राज्य विशाल होता चला गया। मैंने बताया ही था कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के तहत या साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत अंग्रेजों की दो महत्वपूर्ण नीतियां, एक सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आता है और दूसरा व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या आप कहें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी लेकर आया है। उसके अलावा देखिए आर्थिक और राजनीतिक लाभ तो हो ही रहा है जब इनका हस्तक्षेप बढ़ गया। हाँ, इस राज्य में जिसके साथ ये सहायक संधि कर रहे हैं और इन्हीं के खर्च पे हाँ ये अपनी सेना चला रहे हैं। और यही नहीं, ये दूसरे खर्च भी सेना के नाम पे डाल देते थे। ठीक है, खाली सेना का तो जो एब्सोल्यूट जो सेना का खर्च प्योर रहेगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कई और खर्च भी सेना के खर्च पे नाम पे ये डाल देते थे और इस राज्य से ही वो खर्च वसूलते थे। ठीक है, तो इनको आर्थिक और राजनीतिक लाभ हो रहा है। दूसरी बात यहां पर देखिए, इन्होंने सहायक संधि के जरिए पिंडारियों का भी दमन किया। आपको मैं बताऊं कि पिंडारी जो थे, मैंने बताया था जब मैं आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा रहा था कि पिंडारी मराठों की सेना में होते थे। हाँ, तो वो मराठों की सेना की तरफ से लूट मार किया करते थे और उसी से उनका मराठे जिन क्षेत्रों को जीतते थे वहां से लूट मार करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पिंडारी एक तरह के लुटेरे थे, घुड़सवार होते थे। इन्होंने बहुत तबाह कर दिया था। ठीक है ना, और अंग्रेज इससे बहुत तबाह थे और इन्हीं को लेकर अंग्रेजों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो किया भी था पिंडारियों के दमन के लिए। थर्ड एंग्लो मराठा वार को पिंडारी वॉर भी कहा जाता है इसीलिए। तो जब यहां पर देखिए ये मराठों की सेना में हुआ करते थे, जब मराठों के साथ सब्सिडियरी अलायंस हो जाएगा तो सेना ही भंग हो जाएगी। जब सेना ही भंग हो जाएगी तो पिंडारी वहां से निकल जाएंगे और सेना ही नहीं भंग होगी। देखिए एक दो चीज और लिख सकते हैं कि यहां पे सेना भंग हो गई तो पिंडारियों को कुछ करने के लिए नहीं रहा और बाद में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब होता है उसमें इनको दबा भी दिया जाता है। ठीक है ना, तो पिंडारियों का भी दमन हो गया, ये आप देखिए। उसके बाद यहां देखिए इंडियंस को क्या क्या दुष्परिणाम इसके भुगतने पड़े थे। तो यहां पे साफ आपको मैं बताऊं या ना बताऊं, साफ आपको दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है। हाँ, सेना इनकी भंग हो गई, तो सेना भंग होगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। हाँ, सेना में जो लोग काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे। इनकी फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में रख दी। संधि नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, मित्रता नहीं कर सकते, ना गुट बना सकते हैं, इसलिए गुट भी नहीं बना सकते, यूनाइट भी नहीं हो सकते। तो फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई, इनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, ये सब चीजें खत्म हो गई ना, तो ये तो निहत्थे हो गए बिल्कुल। तो यहां पर देखिए देशी रियासतों की विदेश नीति, यही से देखिए विदेश नीति, ये किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ संधि नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, मित्रता नहीं कर सकते, अगर होगा भी तो अंग्रेजों के थ्रू होगा। तो इसका मतलब इन्होंने गिरवी रख दी, विदेश नीति, विदेश नीति खत्म हो गई, विदेश नीति रही ही नहीं। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो हस्तक्षेप लगातार उसका बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया कि ये जो रेजिडेंट है कहने के लिए था कि सिर्फ
फॉरेन पॉलिसी के मामले में और शासन प्रशासन के मामले में हेल्प करेगा और आंतरिक मामलों में इसका इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये परिस्थिति ऐसी बना दी है अंग्रेजों ने कि ना चाहते हुए भी ये आ ही जाएगा बीच में, इंटरनल मैटर में आप मना नहीं कर सकते। तो हस्तक्षेप लगातार, सेना का खर्च बढ़ता जा रहा था। मैंने बताया दुष्परिणाम क्या हुआ, ये देखिए, ये जो सेना जो रखी गई है इस राज्य में सब्सिडियरी अलायंस के तहत भारतीय राज्य में, इसका खर्च भारतीय राज्य दे रहे हैं, चाहे नगद दें चाहे पूर्ण संप्रभु क्षेत्र दे। तो ये सेना का खर्च बढ़ रहा है। और मैंने ये बताया कि अंग्रेज तो इस सेना का खर्च लेते ही थे और सारे जो मिसलेनियस खर्च भी होते थे सेना के नाम पे ही डाल देते थे और इस राज्य से खूब धन वसूल करते थे। तो इससे क्या होगा, सेना का खर्च बढ़ा और अर्थव्यवस्था डाउन होने लगा। जब अर्थव्यवस्था डाउन होगा तो आपका क्या होगा, इकोनॉमी डाउन होगा तो वाणिज्य डाउन होगा, रोजगार जाएगा। हाँ, जब यहाँ पर सेना भंग हो गई है तो रोजगार भी, तो यहाँ पे देखिए सेना का खर्च बढ़ गया क्योंकि अब भारतीयों की अपनी सेना नहीं है तो बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। भारतीयों के लिए दुष्परिणाम क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था खत्म, हाँ, और वाणिज्य व्यापार खत्म। इसका असर क्या होगा, जब तो ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ऐसे लोग, खेती खत्म हो जाएगी। जब पैसा ही नहीं रहेगा कहाँ से कोई खेती करेगा, कृषि खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लूट मार करेंगे, चोरी डकैती करेंगे। हाँ, ये सब चीजें होंगी। तो भारतीयों को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे। दूसरा देखिए, भारतीय राजाओं को कहा इन्होंने कि हम सुरक्षा दे देंगे। चलो भाई, सब चीज अपना स्वतंत्रता गिरवी रख दी है, विदेश नीति गिरवी रख दी है, निश्चिंत हो गए, अब हमको चिंता करनी ही नहीं। हाँ, अब हमको कोई काम ही नहीं है, मेरे बदले सब अंग्रेज कर रहे हैं। हाँ, कोई काम नहीं करना है। जब काम ही नहीं करना है, ठीक है, जब काम ही नहीं करना है तो फिर क्या होगा, ये भारतीय नरेश क्या हो जाएंगे, भारतीय राजा जो हैं वो विलासी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। और जब ऐसे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तो इनमें राष्ट्रीय भावना की भी कमी आती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना की भी कमी, मैंने नीचे की तरफ, हाँ, पतन हो गया, राष्ट्रीय भावना का पतन होने लगा, पतन हो गया। और अंत में क्या होगा, यही जो भारतीय राज्य हैं अंत में इन सब कारणों से अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। तो आप बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं और निचोड़ निकाल सकते हैं। आप खुद भी स्टडी कीजिए, हालांकि मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको, लेकिन इससे आप इसके अलावा भी अगर चाहें तो निचोड़ निकाल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि में क्या क्या चीजें होती थी, जो राज्य सहायक संधि करता था अंग्रेजों के साथ उसको क्या क्या भुगतना पड़ता था, वो सब मैंने बता दिया। सहायक संधि लेके कौन आया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। हालांकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो भारत में जिस तरह की सहायक संधि हुई थी तो शुरुआती दौर में उसका एक बहुत ही साधारण प्रारूप देखा गया डुप्ले के द्वारा। मैंने बताया फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जिसने कि धन लेकर सेना प्रोवाइड की भारतीय राज्यों को, और आगे भी इस तरह की संधियां हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने किया, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, कॉर्नवालिस ने किया। तो इस तरह की संधियां उन्होंने सेना प्रोवाइड किया धन लेकर। लेकिन जो विस्तृत व्याख्या मिलती है सब्सिडियरी अलायंस की, वो लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों में ही मिलती है। लॉर्ड वेलेस्ली ही इसकी विस्तृत व्याख्या लेकर आता है और बहुत ही विधिवत रूप से, नियमित रूप से, हाँ, ये लागू करता है भारत में। बहुत ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ सब कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ देख लिया। यहाँ पे जो सवाल आएगा, देखिए सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, यहाँ से दे सकता है, हाँ, कि इसमें जो है कौन कौन सा कंडीशन था, तो इसमें से कुछ दे सकता है, सवाल बना सकता है, ठीक है। रेजिडेंट क्या करता था, क्या इंटरनल मामलों में उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार था या नहीं था, सिद्धांत तो नहीं था, कर लेता था, तो नहीं था ये, ठीक है। उसके बाद कैसे लेते थे खर्च ये सेना का, हाँ, किसको किसको ये राज्य, भारतीय राज्य जो है, जो सब्सिडियरी अलायंस करता था, जॉब नहीं दे सकता है, तो ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय को नहीं दे सकता, हाँ, चाहे अंग्रेजों के दुश्मनों को नहीं दे सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और सवाल लिखने के लिए भी आ सकता है, हाँ,
कि सहायक संधि के जरिए भारतीय राजाओं ने अपनी विदेश नीति जो है अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी। इसका विश्लेषण कीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, ब्रिटिशर्स को क्या फायदे हुए सहायक संधि से, हाँ, इस पर प्रकाश डाले, ये हो जाएगा। क्या दुष्परिणाम हुए भारतीयों के लिहाज से, तो ये सब चीजें और भी चीजें आप लिख सकते हैं चाहे तो। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.